हेलो गाइज, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इससे पहले अपने डिस्कस कर चुके हैं मोरेस टेस्ट डायनेमोमीटर के बारे में। मैंने आपको कहा था कि इन दोनों जो टॉपिक है इसके एमसीक्यू जरूर लगाना, और हीट बैलेंस हीट के बारे में, और कुछ फ्यूल कंजप्शन मीटर के बारे में, और एयर कंजप्शन मेजरमेंट के बारे में अपनों ने पढ़ा था। आज जो टॉपिक है वो आप सभी को पता है। आज अपने डिस्कस करेंगे कंबसन फिनोमिना के बारे में। कंबसन फिनोमिना के बारे में। कंबसन फिनोमिना के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। ये पंखा बहुत ही ज्यादा बेकार आवाज कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया, सही करवाने का टाइम भी नहीं मिल रहा। डिस्कस करेंगे अपने कंबसन फिनोमिना के बारे में कि किस प्रकार से एसआई इंजन है चाहे वो सीआई इंजन है, उसमें किस प्रकार से कंबसन होता है सिलेंडर के अंदर। अपने तो ये तो पढ़ चुके हैं कि कंबसन होता है, परंतु अब वो किस प्रकार से होता है, किस पॉइंट, जो जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, जिस पॉइंट पे खत्म होता है तब उसमें क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कितने प्रकार के कंबसन होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंबसन आप सभी समझ गए होंगे, दहन जिसे अपने कहते हैं, ठीक है, उसको अपने कंबसन फिनोमिना मतलब लेके चलेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रकार की बात करता हूं आपके सामने। एक सेकंड, यूट्यूब फोटो कंबसन फिनोमिना है ना। हाँ, देखिए दो प्रकार के कंबसन्स होते हैं, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल। अपने अभी आगे थोड़े टाइम बाद में एसआई और सीआई इंजन दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों में कंबसन जो पढ़ेंगे वो नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों के दोनों ही पढ़े जाएंगे। इस बात को आप ध्यान में रखना। यार इसको ना बंद करना पड़ेगा। एक सेकंड रुक जाओ, मैं अभी वापस आता हूँ। एक सेकंड इसको बंद करूं। हाँ, तो अभी पंखा ही बंद कर दिया। गर्मी तो लगेगी पर कोई बात नहीं, इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है। तो डिस्कस कर रहे थे अपने कि नॉर्मल कंबसन और एबनॉर्मल कंबसन अपने दोनों के दोनों ही पढ़ेंगे, ठीक है। एबनॉर्मल कंबसन अपने इसको कहते हैं, इसको आप एबनॉर्मल कंबसन ही समझना। नॉर्मल कंबसन और एबनॉर्मल कंबसन क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं, देन अपने आगे मूव करेंगे। उसके बाद में एसआई और सीआई इंजन पे जाएंगे, जहां पर अपने नॉर्मल कंबसन भी कि यदि इंजन में नोकिंग में डिटोनेशन क्या होता है वो आगे बात करेंगे। वैसे आपको ओवरऑल बता दूं, मैं पहले ही बता चुका हूं, नोकिंग एक ऐसा साउंड, जैसे अपने लोहे पे हथौड़ा मारते हैं ना, वैसा कुछ साउंड इंजन में से आता है, उसको अपने नोकिंग कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखना। कैसे उत्पन्न होता है वो अपने आगे बात करेंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ध्यान रखना। नोकिंग क्या होता है, ऐसा एबनॉर्मल साउंड किस प्रकार का, जैसे किसी इंजन मतलब किसी लोहे पर अपने हथौड़ा मारते हैं उस प्रकार का जब कोई साउंड निकलता है उसको अपने क्या कहते हैं, नोकिंग कहते हैं। और जब ये साउंड लगातार निकलता रहता है तो उसको अपने डेटोनेशन कहते हैं। इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखना। तो नॉर्मल कंबसन में आपको एक बात पता लग रही होगी कि मानो कि यहां पर अपना स्पार्क प्लग या इंजेक्टर है, कुछ भी है, ये स्पार्क प्लग या इंजेक्टर है। तो यहां से होता हुआ ये जो कंबसन जा रहा है अपना, ये नॉर्मल जा रहा है, ठीक है। इसमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है, नॉर्मल कंबसन हो रहा है। किसी प्रकार का कुछ भी मतलब ये नहीं है कि एकदम अपने को ज्यादा हाई टेंडेंसी पर अपने को कंबसन देखने के लिए मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहां पर भी क्या है, बीडीसी टीडीसी गए और सिंपली वो बाद में बीडीसी तक ग्राफ आ गया, यहां पर इग्निशन कर दिया अपने। प्रेशर क्या है यहाँ पर, मतलब हाई प्रेशर पे हो जाएगा। कोई प्रकार का कुछ भी एबनॉर्मल इसके अंदर नहीं है। नॉर्मल जो कंबसन होना चाहिए किसी भी एक अच्छे आईसी इंजन में, वो अपने को देखने के लिए मिल रहा है। परंतु जहां मैं बात करूं एबनॉर्मल कंबसन, या इसको कहते हैं कंबसन विद डेटोनेशन, या एबनॉर्मल कंबसन इसको वैसे बेसिकली जानते हैं। तो एबनॉर्मल कंबसन में आपको आखिरी में दिख रहा होगा कि ये जाना तो कुछ इस तरह से चाहिए था, इस तरह से सीधी सीधी लाइन में अपने को कंबसन देखने के लिए मिलना चाहिए था, परंतु ये हो कुछ उल्टा ही रहा है, ठीक है। यहां पर आखिरी में अपने को क्या मिल रहा है, यहां पर एबनॉर्मल कुछ चीजें दिख रही है ग्राफ में, तो इसी को एबनॉर्मल कंबसन कहते हैं। एबनॉर्मल का मीन्स क्या होता है, एबनॉर्मल का जो नॉर्मल से अलग हो, कि मतलब सामान्यतः ये चीज होती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्री इग्निशन एक इसका एबनॉर्मल कंबसन का एग्जांपल है। नोकिंग, डेटोनेशन, ये सब क्या है, एबनॉर्मल
कंबसन के एग्जाम्पल है, इससे आप और अच्छे तरीके से समझ पाओगे जब अपने इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि प्री इग्निशन मतलब क्या। स्पार्क प्लग से स्पार्क प्लग के जलाने से पहले ही फ्यूल अपने आप जल जाए, उसको क्या कहते हैं, प्री इग्निशन कहते हैं। तो ये क्या एक एबनॉर्मलिटी है, एक एबनॉर्मल कोई चीज हो रही है, कोई ऐसी जो मतलब नॉर्मल से अलग हो, हटके हो, ठीक है। नॉर्मली क्या होना चाहिए, यहाँ पर इग्निशन हो गया, अपने को फ्यूल बर्न हो जाएगा और अपना ग्राफ वापस से नीचे आ जाएगा, या इस प्रकार से अपने को कंबसन होने के बाद में अपने को यहाँ पर जो है फ्यूल अपना जलेगा नॉर्मल तरीके से। परंतु यहाँ पर आप जब सी में देखोगे, इस डायग्राम में देखोगे, तब अपने को समझ आ रहा है, डायग्राम देख के समझ आ रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी है। वो एबनॉर्मलिटी किसके कारण है, इन सब चीजों के कारण है। प्री इग्निशन, नोकिंग, डेटोनेशन, एक और भी होता है, पोस्ट इग्निशन भी होता है, पोस्ट इग्निशन भी होता है। इन सब के कारण क्या ये एबनॉर्मलिटी आ रही है। अब अपने ग्राफ की तरफ देखेंगे, ग्राफ भी देखो, यहां पर इग्निशन दे दिया, ठीक है। इग्निशन देने के बाद यहां पर इस प्रकार का ग्राफ बन रहा है, तो ये क्या है, एबनॉर्मलिटी है। जहां पर अपने को नोकिंग देखने के लिए मिलेगी, एक हाई रैपिड स्पीड पर जब प्रेशराइज हो जाता है ना, वहां पर अपने को नोकिंग देखने के लिए मिलती है। तो इस कारण से ये एबनॉर्मल कंबसन इसको कहते हैं, जो इन सब कारणों के कारण मतलब इन सब चीजों के कारण आता है। इतनी बात आप समझ गए होगी, इतनी बात आप सभी को मतलब दिमाग में बैठ गई होगी। ये क्या था, बेसिक था, जहां पर अपने ये डिस्कस किया एक नॉर्मल और एबनॉर्मल कंबसन क्या होता है, किस कारण से होता है, वो नोकिंग, डेटोनेशन, प्री इग्निशन के कारण हो सकता है, ठीक है। एबनॉर्मल होने का कारण, और कारण मैं बताऊंगा आपको एबनॉर्मल कंबसन के। तो और कारण जैसे अपने हो गया मिस टाइमिंग हो गया, ठीक है, मिस टाइमिंग हो गया, या स्लो कंबसन के कारण भी कई बार अपने को एबनॉर्मल कंबसन देखने के लिए मिल जाता है। बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज है वो आप नॉर्मल एबनॉर्मल को थोड़ा बेसिक तरीके से समझना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप पे नहीं पूछा जाएगा। बस ये पता होना चाहिए कि दो प्रकार के ऐसे नॉर्मल व एबनॉर्मल कंबसन होते हैं, उतना ही आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे चलते हैं, अब अपने डिस्कस करते हैं आराम से। सबसे पहले एसआई इंजन को पढ़ेंगे, फिर अपने सीआई इंजन के बारे में पढ़ेंगे। एसआई इंजन आप सभी को पता होना चाहिए, एसआई इंजन क्या होता है। एसआई इंजन होता है पेट्रोल इंजन, और सीआई इंजन क्या होता है, डीजल इंजन को कहा जाता है। एग्जाम में एक प्रश्न आपसे ये पक्का पूछा जाएगा, या तो एसआई और सीआई इंजन को क्या कहा जाता है, ठीक है, क्या मतलब इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम। या फिर आपसे एक प्रश्न, दूसरा प्रश्न ये पूछेगा इनकी फुल फॉर्म क्या है। ये दो आपसे पक्का देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। इसमें ये मतलब थोड़ा सा एक बेसिक और इतना बेसिक एग्जामिनर रखेगा, ये आपको पक्का देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है साहब। डिस्कस कर रहे हैं अपने स्टेज ऑफ कंबसन इन एसआई इंजन। इन एसआई इंजन कौन सा, नॉर्मल कंबसन ना, एक सेकेंड, स्टेज ऑफ नॉर्मल कंबसन लिख दो, मैं यहां पे लिख देता हूं नॉर्मल कंबसन इन एसआई इंजन। समझने वाली बात ज्यादा है आज के दिन में, लिखने वाली बात इतनी ज्यादा नहीं अपने को देखने के लिए मिलेगी। एक डायग्राम बना रहा हूं, उस चीज को देखना आप गौर से। जो वो पीछे अभी हाल फिलहाल अभी अपनों ने ये वाला डायग्राम देखा था ना, बस इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा छोटा करके बना दूंगा, और कुछ नहीं है, मतलब अपने हाथ से बनाऊंगा, और इतना ज्यादा लंबा चौड़ा बात नहीं है। देखो ये आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा तो आपको समझ नहीं आएगा। ये हो गया एक, ये हो गया दो, और ये होगी तीन, है ना, ठीक है। यहां पर अपने क्या करते हैं, स्पार्क दे देंगे, क्योंकि अपने डिस्कस किसके बारे में कर रहे हैं, एसआई इंजन के बारे में। एसआई इंजन में क्या यूज होता है, स्पार्क प्लग। एक प्रश्न आपको ये तीन प्रश्न बता दिए मैंने फुल फॉर्म, एक स्पार्क प्लग और इंजेक्टर, ये इन तीनों में से एक आपको पक्का देखने के लिए मिलेगा। ये तो चाहे आप साइड में लिख लो मेरी बात, ठीक है। पॉइंट दे देता हूं, ए बी और सी, यहां नहीं देते, ए बी और सी पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। और यहां से यहां तक की स्टेज दे देते हैं कि ये तो हो गया एक नंबर,
ये हो गया 2 नंबर और ये हो गया 3 नंबर। सो फार जितना आगे चलता जा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बात आप ध्यान में रखोगे। अब सुनो मेरी बात, थोड़ा सा डायग्राम को समझते रहना। यहां पर इस तरह से जो अपना मतलब ऊपर बढ़ रहा है ना, इस तरह से, सॉरी, हाँ, यहां पर जो बढ़ रहा है ये है प्रेशर। प्रेशर या दाब बढ़ेगा अपना, इस बात को आप ध्यान में रखना। अब क्या होगा, ए पॉइंट पर अपने क्या कर रहे हैं, स्पार्क दे रहे हैं। तो अभी सबसे पहला तो देखो, सबसे पहला जो अपने सामने निकल के आएगी चीज, सबसे पहले तो अपने सामने आएगी इग्निशियन लैग। इग्निशियन लैग सबसे पहला जो कंबशन स्टार्ट होता है, तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इग्निशियन लैग अपने को देखने के लिए मिलता है। सेकंड अपने पास निकलेगा प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम। समझते रहना बहुत ही ध्यान से इन सभी बातों को। और तीसरा अपने पास आएगा, जो तीसरी स्टेज अपने देख रहे हैं, 1 2 3 अपने 3 स्टेज लगा रखी है, तो उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और तीसरा अपने को दिखेगा आफ्टर बर्निंग। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम से उनको नाम से ही समझ आ गया होगा, अदरवाइज हिंदी वालों को समझाता है। इग्निशियन लैग, लैग शब्द आप लोगों ने कहा पढ़ा होगा, किसी भी चीज में कोई लैग आया था, पबजी सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको बता रहा हूं। पबजी के अंदर लैग अपने सभी ने पढ़ा होगा कि यार लैग हो गया, गेम लैग हो गया, कि मतलब वास्तविकता में अपने किसी प्लेयर को आगे बढ़ा रहे हैं परंतु वो वहीं पर ही हिल रहा है। मैंने शायद ये एग्जांपल आपको पहले भी समझाया, मुझे याद नहीं है, पर मेरे को अभी ये दिमाग में आ रहा है जब मैंने ये समझाया। तो परंतु वो वहीं पर ही हो रहा है, मतलब वो समय अंतराल है, उसको अपने क्या कहेंगे, लैग करेंगे। प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम क्या होता है कि फ्लेम का आगे बढ़ने को अपने प्रोपेगेशन को क्या कहते हैं, प्रोपेगेशन को कहते हैं किसी चीज के आगे बढ़ने का, फैलने का। तो फ्लेम का आगे बढ़ना सेकंड स्टेज होगी, और थर्ड स्टेज होगी आफ्टर बर्निंग। आफ्टर बर्निंग का मतलब जो जल जाता है फ्यूल, उसके बाद में क्या होता है उस चीज, मतलब ये तीनों स्टेज के ऊपर अपना एसआई इंजन का नॉर्मल कंबशन कार्य करता है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। मैं अभी आगे चलता हूं, आप ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि यहां पर अपन ने स्पार्क दिया, स्पार्क देने के बाद में ए से बी जो पहली स्टेज है वो इग्निशन लैग है, बी से सी जो है प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम है, और सी से आगे अपने थोड़ा चलेंगे तो आफ्टर बर्निंग अपने पास देखने के लिए मिलेगी। ये 2 3 बातें आप समझ गए। चलिए, अब मैं बात करता हूं, एक एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे अपने। सबसे पहले अपने लेंगे फर्स्ट ए से बी वाला ना, क्या इग्निशियन लैग, इग्निशियन लैग जिसे अपने कहते हैं। ठीक है, लिख देता हूं, समझा मैंने दिया है आपको। क्या किसी भी फ्यूल के जलने का फर्स्ट स्टेप क्या कहते हैं, इग्निशन लैग कहते हैं उसको। मतलब यहां पर क्या होता है, अपना जो फ्लेम है, जो फ्लेम को भी आप हिंदी में क्या कह सकते हो, जो चिंगारी है, जो आग है, वो क्या है, मतलब उत्पन्न होना स्टार्ट होती है। यहां पर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है किसका, फ्लेम का। यहां पर जलता नहीं है बल्कि फ्लेम का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। और स्पार्क और फ्लेम डेवलपमेंट मतलब क्या हुआ, मैंने क्या किया, देखो ये अपना कोई सिलेंडर है, यहां पर ये पिस्टन है, ठीक है, यहां पर फ्यूल भरा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये बात समझ जाओगे। क्लियरेंस वॉल्यूम में फ्यूल भरा हुआ है, ये स्पार्क प्लग लगा है। ठीक है, अभी इग्निशन लैग को एक प्रॉपर लैंग्वेज देना चाहूं, ठीक है, तो वो क्या आ गई कि स्पार्क प्लग ने जब स्पार्क को फ्यूल के अंदर छोड़ा, मतलब स्पार्क को दिया जब फ्यूल को, और जो फ्लेम है उसका जनरेट होना है, डेवलपमेंट मतलब उसके उत्पन्न होने का, जो फ्लेम है सॉरी, जो फ्लेम है और जो स्पार्क प्लग ने जब स्पार्क दिया और जब फ्लेम उत्पन्न हुई, उन दोनों के बीच में जो समय अंतराल होगा ना,
अंतराल होगा, उसी को अपने क्या कहेंगे, इग्निशन लैग कहेंगे। इस बात को ध्यान में रखना। लैग मतलब क्या होता है कि किसी दो चीजों में जो जो समय अपने को फालतू का लग रहा है उसको लैग कहा जाता है। उसी को, उस समय अंतराल को अपने क्या कहेंगे, इग्निशन लैग के नाम से जानते हैं। इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखोगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आसान आसान सी भाषा में आसान आसान चीजों मतलब तरीके से मैंने आपको समझा दिया। स्पार्क प्लग और जो फ्लेम डेवलपमेंट के बीच में जो समय अंतराल अपने को लगेगा उसको अपने इग्निशन लैग के नाम से जानेंगे। पूछा कैसे जाएगा, आपसे स्टेजेस भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे स्टेजेस भी जरूरी है कि किस पहले मतलब क्या होता है, दूसरे पे क्या होता है, कई बार ये पूछा जा चुका है पहले भी, तो इसलिए आप इस चीज को भी ध्यान में रखोगे। अच्छा जी, मैं लिख देता हूं, फटाफट लिखना चालू करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। किसी भी फ्यूल के जलने का फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, वो क्या है, फर्स्ट स्टेप को इग्निशन लैग कहते हैं। इग्निशन लैग कहते हैं, ठीक है। यहां क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्लेम होती है। मतलब फ्लेम क्या होती है, पैदा होती है। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे, फ्लेम क्या है, पैदा होती है, उत्पन्न होती है, जो भी आप भाषा समझ में आया आपको। हाँ, तीसरा मेन पॉइंट क्या था, स्पार्क और फ्लेम डेवलपमेंट के बीच का समय क्या कहलाता है, इग्निशन लैग कहलाता है। इग्निशन लैग कहलाता है। ये होगी इग्निशन लैग के बारे में, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दिया। एक चीज, एक मतलब आप ये समझ लो कि ब्रह्मास्त्र या गुरु मंत्र दे रहा हूं, इस चीज को भी ध्यान में रखना। अप्रोक्सीमेट जनरली जो इसकी टाइमिंग होती है वो 0.0015 सेकंड होती है। जनरली बात कर रहा हूं, स्पेशल केसेस में बात नहीं कर रहा हूं। जनरली अगर मान्यता पूछ लिया जाए इग्निशन लैग किसी भी ऐसा इंजन में कितना होता है, तो 0.0015 सेकंड होता है, बहुत कम होता है। ये बात आप सभी को पता है, क्योंकि अपने को क्या है ना, जब मैं इस चीज के स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ता था इन चीजों को, मुझे ऐसा लगता था यार इंजन इतना स्लो काम करता है। ऐसा नहीं होता है। जब अपने पढ़ते हैं अपने क्या लगता है, यार इंजन ऐसे ऐसे धीरे धीरे काम करता है। अच्छा, इग्निशन लैग क्या होता है, इग्निशन लैग ऐसा होता है कि अच्छा इतने आराम से मतलब स्पार्क प्लग और उसमें समय लगेगा, ऐसा नहीं है। बहुत ही ज्यादा तेज प्रोसेस है ये। आप खुद सोचिए कि 0.0015 सेकंड को भी अपने काउंट कर रहे हैं इसके अंदर, तो आप इस चीज के बारे में आप खुद सोच सकते हैं। अच्छा साहब, पहला हो गया, दूसरे की तरफ मूव करते हैं। सेकंड, बी से सी की बात कर रहे हैं अपने। क्या प्रोपगेशन है ना, प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम, ठीक है, प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम। ध्यान में रखना, एक चीज और भी ध्यान में रखना, अभी आपको मतलब मैं वैसे ही बता रहा हूं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज और भी इंपॉर्टेंट बनती है कि प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम, ऐसा ही आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम निम्न में से किन दो स्टेजेस के अंतर्गत बनती है, मतलब किन दो स्टेजेस के बाद में आती है, या किस स्टेज के बाद में आती है, किस स्टेज के पहले आती है, ये सब चीजें पूछ सकते हैं। अगर बाद में पूछे जाएगा इग्निशन लैग के बाद में और आफ्टर बर्निंग के पहले आती है, ये किन दो स्टेजेस के बीच में आते हैं, इग्निशन लैग और आफ्टर बर्निंग के बीच में आते हैं, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये चीज आपको बता दिया, मैं साथ के साथ बताता हुआ चल रहा हूं। प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं आपका समय नहीं बर्बाद करूंगा इस चीज को समझा के। फ्लेम का आगे बढ़ना, है ना, फ्लेम का क्या होगा, आगे बढ़ना। एक चीज और भी याद रखना, सी पर मैक्सिमम प्रेशर, दाब अपने जिसको कहते हैं, दाब होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने डायग्राम कुछ ऐसा बनाया है, परंतु आप जब पहला डायग्राम देखोगे तभी मैंने पहले वो देखा था। तो यहां पर जो है ना,
यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मेरा डायग्राम थोड़ा सही नहीं था तो इसलिए आपको बता दिया। सी पर जो होगा दाब क्या होगा, मैक्सिमम होगा, कुछ भी नहीं है। ये चीज भी आप आसान भाषा में समझ जाओगे। थर्ड स्टेज की बात करता हूं मैं, तीसरा स्टेज भी मैं यही करवा देता हूं। दो चीजें आपको करा दिया। प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम क्या होता है जी, कुछ नहीं है साहब, सिंपली सी बात है कि फ्लेम का आगे बढ़ना ही प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम कहलाता है। कि अपनों ने इग्निशन लैग में स्पार्क प्लग के द्वारा स्पार्क जनरेट हुई, फ्लेम डेवलप हुआ, फ्लेम उत्पन्न हुआ, फ्लेम पैदा हुआ, और उसके बाद में दूसरे स्टेज में क्या होगा, प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम होगा। तीसरा क्या है, आफ्टर बर्निंग। आफ्टर बर्निंग, आफ्टर बर्निंग कहां से था, थर्ड नंबर था, हाँ सी के बाद में ना, सी के बाद, ठीक है। आफ्टर बर्निंग को कुछ भी नहीं है, जलने के बाद में क्या होता है, जलने के बाद। ये चीज मैं आपको अभी समझाता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट सीआई इंजन में समझाया गया है, ठीक है। मैं आपको ये चीज कहां समझाऊंगा, अभी सीआई इंजन के अंदर समझाऊंगा कि आफ्टर बर्निंग में कुछ एक दो चीजें होती हैं वो लिखने वाली है, मैं वहीं पे आपको मतलब ये क्लियर कर दूंगा। ये था नॉर्मल कंबशन ऑफ एसआई इंजन, परंतु इसमें अभी दो तीन फैक्टर रह चुके हैं, तो मैं अभी वो फैक्टर पे डिस्कस करता हूं, फिर अपने आगे चलेंगे। सबसे पहली चीज, पहली तो क्या इंपॉर्टेंट चीज लिखो इस चीज को, इस चीज से आपके जब एग्जामिनर हार्ड एग्जाम देगा तब आपको यहां पर आके फंसाएगा। इफेक्ट ऑफ इग्निशन लैग, इफेक्ट ऑफ इग्निशन लैग है ना। एक मतलब एक ब्रह्मास्त्र आपको आखिरी की, मतलब जब आखिरी जो समय होगा तब आपको एक दूंगा, जहां पर आप को एक चार्ट कह लो, या आपको एक चार्ट ही है एक प्रकार से, तो वो चार्ट आपको मैं बताऊंगा। यदि आपने वो पढ़ लिया, आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने वो पढ़ लिया तो आप इस चैप्टर को 50% कवर कर जाएंगे सिर्फ वो एक चार्ट के द्वारा। पर समझाना मेरा फर्ज है तो मैं वो चीजें आपको समझाता हुआ चलता हूं। सब डिस्कस करते हैं अपने सबसे पहले कौन कौन से फैक्टर इग्निशन लैग को किस प्रकार से इफेक्ट करते हैं, अपने उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें फ्यूल। फ्यूल का यदि सेल्फ रटने वाली चीजें हैं, सीधी बात बताऊं आपको, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम होगा यदि फ्यूल का सेल्फ इग्निशन, यदि फ्यूल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम होगा तो जो अपना इग्निशन लैग है ना, वो क्या होगा, इग्निशन लैग भी अपने को कम देखने के लिए मिलेगा। क्यों मिलेगा, एक नॉर्मल सा कारण है कि यदि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम है तो जो फ्यूल है वो बहुत जल्दी स्पार्क देते सार वो बर्न होना चालू हो जाएगा, तो इसलिए अपने को सेल्फ इग्निशन लैग क्या है, कम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है साहब। बी की बात करूं, मिक्सर रेशो के टेम्परेचर, मिक्सर रेशो का यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा तब अपना क्या है, इग्निशन, मैं यहां पर इग्निशन लैग की जगह पे अब आई एल ही यूज करूंगा। इग्निशन लैग क्या होगा, कम होगा। नॉर्मल सी बात है, यदि अपने पहले से ही ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं तो उसको फ्यूल को जलाने के लिए अपने को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल आप ये बात भी समझ गए होंगे। इनिशियल इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ताप व दाब यदि ज्यादा होगा तो इग्निशन लैग क्या है, अपने पास कम देखने के लिए मिलेगा अपने को। मैंने आपको पहले दिन बता रखा, मतलब जो ये एरो का अपना जो है कि कम और ज्यादा के लिए अपने अप एंड डाउन एरो को ही यूज कर रहे हैं, तो उस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। जो इग्निशन टेम्परेचर और प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा तो इग्निशन लैग अपने को कम देखने के लिए मिलेगा। एक आखिरी रह गया, यहीं पर वो आ जाएगा। डी, मैं बात करूं कंप्रेशन रेशो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यदि अभी तक की बात करें, मतलब इस पूरे पेज में, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। कंप्रेशन रेशो यदि ज्यादा होगा तो क्या है, इग्निशन लैग अपने को कम देखने के लिए मिलेगा। इस बात को भी आप क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे, इस बात को भी आप आराम से पढ़ोगे। ठीक है साहब, एक बात होगी। सेकंड बात करते हैं फैक्टर इफेक्ट
फ्लेम प्रोपेगेशन बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं अपने, बड़े ही आराम से, बड़े ही ढंग से चल रहे हैं। सबसे पहले इग्निशन लैग पड़ा, फिर अपने फ्लेम प्रोपेगेशन पढ़ रहे हैं, तो किसी को कोई जल्दबाजी नहीं होगी। प्रोपेगेशन, मैंने शायद स्पेलिंग एरर लिख दी क्या? हाँ एक सेकंड, हाँ फ्लेम प्रोपेगेशन, फ्लेम प्रोपेगेशन की अपने बात करते हैं। एक ही चीज में आपको मैं अभी क्लियर कर देता हूं, इसमें भी अपने ज्यादा हुआ नहीं बनाएंगे। प्रोपेगेशन, फ्लेम प्रोपेगेशन ज्यादा होगा, कब ज्यादा होगा? जब टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, तब अपना क्या फ्लेम प्रोपेगेशन ज्यादा होगा। ठीक है साहब। जब कंप्रेशन रेशो संपीड़न अनुपात जिसे अपने कहते हैं वो ज्यादा होगा, तब अपना फ्लेम ऑफ प्रोपेगेशन ज्यादा होगा। जब इंजन की स्पीड ज्यादा होगी, तब अपना प्रोपेगेशन ज्यादा होगा। और साथ ही साथ में जब मिक्सर रेशो का टेम्परेचर ज्यादा होगा, तब अपना क्या प्रोपेगेशन ज्यादा होगा। एक ही लाइन में आपको सभी चीजें मैंने समझा दी हैं, क्योंकि लिखने से कोई मतलब नहीं। अभी ये अगर मैं लिखने लग जाता तो मैं तो बहुत बड़ा कर देता कि यदि कंप्रेशन रेशो बढ़ेगा तो उसी के साथ प्रोपेगेशन भी बढ़ेगा, यदि कंप्रेशन रेशो कम होगा तो प्रोपेगेशन कम होगा। ये सब बातें नॉर्मल है, जो 10वीं 12वीं के बच्चों को भी पता होती हैं। आप तो उससे बहुत हाई लेवल पे पढ़ाई कर चुके हो, तो इसलिए आप इन सब बातों को समझ पाओगे। अच्छा साहब, अभी तक अपन ने डिस्कस कर लिया नॉर्मल कंबशन के बारे में। ठीक है, अभी तक अपन ने क्या डिस्कस कर लिया? नॉर्मल कंबशन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब अपने बात करेंगे एबनॉर्मल कंबशन के बारे में। डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल कंबशन। एबनॉर्मल कंबशन इन कौन सा इंजन चल रहा है? तो एसआई इंजन। ठीक है, एसआई इंजन के अंदर क्या एबनॉर्मल कंबशन अपने को किस प्रकार से, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले कौन सा होता है उसके बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले अपने को देखने के लिए मिलता है प्री इग्निशन। प्री इग्निशन देखने के लिए मिलता है, या फिर इसे सरफेस इग्निशन भी कह देते हैं, सरफेस इग्निशन भी कह देते हैं। बी अपने को देखने के लिए मिलता है नोकिंग एंड डेटोनेशन, नोकिंग एंड डेटोनेशन। ठीक है, वैसे वास्तविकता में बताऊं आपको, मेरे को नहीं लगता कि मैं आपको ये चीज लिखवाऊं भी, क्योंकि इस चीज में लिखवाने वाला कुछ भी नहीं है। प्री इग्निशन मैंने आपको बता दिया कि ऐसे इंजन की बात करें, स्पार्क प्लग को छोड़कर यदि किसी प्रकार का किसी भी तरह से कोई हॉटस्पॉट है या कोई ऐसी गर्म जगह रह जाती है कि स्पार्क उत्पन्न ही नहीं हुई और पहले से ही फ्यूल जल गया, ऐसे नहीं है कि सारा फ्यूल जलता है, बहुत ही कम मात्रा में जलता है, परंतु वो पहले से ही जलना स्टार्ट हो गया, उसको अपने क्या कहते हैं? प्री इग्निशन कह देते हैं। किसी भी कोई भी हॉटस्पॉट हो सकता है इंजन के अंदर, कोई भी कारण हो सकता है, चाहे उसकी कूलिंग लेवल कम होगी हो, चाहे लुब्रिकेशन लेवल कम हो गया हो, या कोई एग्जॉस्ट वॉल्व ज्यादा गर्म हो गया हो, तो वो सब चीजें हो सकती हैं। और मतलब ये एक या दो फ्लेम भी उत्पन्न कर सकता है, इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। अच्छा, सिंगल सिलेंडर में प्री इग्निशन में क्या होगा? स्पीड कम हो जाएगी और पावर मतलब आउटपुट अपना कम हो जाएगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, स्पार्क प्लग का मतलब ये नहीं कि स्पार्क प्लग के द्वारा हो नहीं सकता यदि स्पार्क प्लग में स्पार्क नहीं जनरेट की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप ये बात समझना, होगा क्या? स्पार्क प्लग ने स्पार्क नहीं जनरेट की, परंतु जैसे ही जो फ्यूल है कंप्रेस होकर स्पार्क प्लग के ऊपर लगेगा, मतलब स्पार्क प्लग के साथ टच होगा फ्यूल, परंतु तो उस कारण से यदि स्पार्क प्लग बहुत ज्यादा गर्म है ना, तो इस कारण से भी क्या हो जाएगा? अपना जो प्री इग्निशन अपने को देखने के लिए मिल जाएगा। कब? जब स्पार्क प्लग ने किसी प्रकार की कोई भी स्पार्क जो है अभी तक जनरेट नहीं की है, उस समय की बात कर रहा हूं मैं,
ठीक है। स्पार्क प्लग ने क्या किया, स्पार्क प्लग ने अपनी पहले स्पार्क दे दे के इतना ज्यादा गर्म हो चुका है कि अब जैसे ही उसके संपर्क में फ्यूल आता है या एयर और फ्यूल का मिक्सर आता है, गैसोलीन आता है, पेट्रोल व एयर का मिक्सर आता है, वैसे ही वो आग पकड़ देता है। ठीक है, उसी को कहते हैं प्री इग्निशन कह देते हैं अपने। इस बात को आप ध्यान में रखना, बड़े ही छोटे शब्दों में मैं अभी आपको लिख दूंगा क्योंकि मैं इस चीज में मुझे ज्यादा लंबा बड़ा लिखना पसंद नहीं है, सही बताऊं तो आपको। प्री इग्निशन की बात करूं मैं, ठीक है। स्पार्क प्लग की स्पार्क को छोड़कर अन्य किसी कारण या हॉटस्पॉट से फ्यूल का समय से पहले जलना। ठीक है, बड़े ही आसान चीजों में लिख दिया। ठीक है, किसी भी कारण से पहले जलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, पहले जलना, इतनी बात समझ गयो। यह इट में प्रोड्यूस ए सिंगल फ्लेम ऑफ मैनी फ्लेम। ठीक है, यह एक या अधिक फ्लेम उत्पन्न हो सकती है। यह मत लिखना, एक या अधिक फ्लेम उत्पन्न हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं है कि एक ही फ्लेम में सब कुछ चल रहा है, इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। आगे मैं बात करूं सरफेस इग्निशन के कारण अपने को क्या देखते हैं, नोकिंग होती है। नोकिंग अपने को देखने के लिए मिलती है सरफेस इग्निशन के कारण भी। आगे मैं बात करूं इफेक्ट की बात करूं तो सिंगल सिलेंडर में इफेक्ट की बात करूं तो रिड्यूस इन स्पीड, मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं, रिड्यूस नहीं लिखता, स्पीड में कमी व इसको अभी भी काट दो, एक सेकंड, अभी भी अपने पास समय है, तो इसको लिख देते हैं अपने स्पीड व पावर आउटपुट में कमी है। ठीक है, मुख्य कारण की बात करूं तो ओवरहीट होना, स्पार्क प्लग का ओवरहीट होना एंड एग्जॉस्ट वाल्व का ओवरहीट होना। स्पार्क प्लग और एग्जॉस्ट वाल्व के ओवरहीट होने के कारण ही मुख्य जो कारण है वो ये दोनों ही है, जिस कारण से प्री इग्निशन अपने को देखने के लिए मिलता है। इतनी बात आप सभी लोग समझ गए होंगे, इस बात में आपको किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इतनी बात, आगे चलते हैं। अपना इग्निशन डिलेट, एसआई इंजन का कंबशन और सीआई इंजन का तो बहुत बड़ा है। अपनों ने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले अपनों ने प्री इग्निशन कर लिया, सेकंड अपनों को करना है नोकिंग, है ना, नोकिंग और डेटोनेशन। देखो पहले ही बता चुका हूं इस सब चीजों के बारे में भी कि जब कंबशन के दौरान जब एकदम वेरी मतलब बहुत ही तेज तरीके से प्रेशर राइज होता है ना, तो एक मेटेलिक हैमर जैसा साउंड आता है, उसी को अपने क्या कहते हैं, नोकिंग कहते हैं। और जब ये साउंड लगातार चलता रहता है, नोकिंग लगातार होती है, तो उसको अपने कहते हैं डेटोनेशन कह देते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। मैं लिख देता हूं कंबशन के दौरान जब प्रेशर में एक सडन राइज होता है
जिस कारण मेटेलिक, वैसे आप ध्यान रखना नोकिंग और डेटोनेशन एक ही चीज होती है, इस बात को दिमाग में बिठा लेना, नोकिंग और डेटोनेशन में कोई भी अंतर नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान में रख लेना। कारण मेटेलिक हैमर थोड़ा थोड़ा, ठीक है, जैसी आवाज आती है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। आगे मैं बात करूं, यदि नोकिंग यदि नोकिंग लगातार हो तो डेटोनेशन कहलाता है, डेटोनेशन कहलाती है, ठीक है, डेटोनेशन कहलाती है। अच्छा, साउंड की बात करूं तो इट कैन बी साउंड लाइक पिंग, है ना, किस तरह से साउंड करता है, ये मैं पेन ही चेंज करूंगा, साउंड लाइक पिंग, है ना। आपसे पूछा भी जा सकता है, बेसिकली कोई लंबी जोड़ी बात नहीं है, ऐसे प्रश्न भी पूछ ले जाए तो, कि किस प्रकार का साउंड आता है, ये साउंड करता है पिंग की तरह, ठीक है, पिंग वहां पे दिया भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है साहब, आगे चलता हूं, फटाफट से एक दो बातें और डिस्कस करते हैं। फोटो नंबर, हाँ, ये दो फोटो जोर लगा लो ताकि आपके दिमाग में कुछ बातें घुस जाएं। वैसे कोई मतलब लंबी जोड़ी ये बात नहीं है, पर फिर भी लगा लो, जो मैंने रख रखा है तो लगा सकते हो। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, तो यहाँ पे आपको बेसिकली दिख रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पे किस तरह से जो पिस्टन डैमेज बाय नोक है और पिस्टन डैमेज बाय नोक है, पिस्टन किस प्रकार से डैमेज हो जाता है जब बार बार नोकिंग, क्योंकि नोकिंग का मतलब एक तरह से क्या हो गया कि सडनली बहुत ही तेज तरीके से प्रेशर राइज हो रहा है, प्रेशर बहुत उच्च दाब पर मतलब बढ़ रहा है, और उस कारण से अपने पिस्टन के हेड को क्या है, सडन इसको मतलब इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ता है, इस कारण से ये सब डैमेज अपने को देखने के लिए मिलते हैं। इस बात को आप समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी बहुत इंटेलिजेंट हो। आगे चलते हैं, आगे चल के अपने डिस्कस करते हैं। बात करो इफेक्ट ऑफ डेटोनेशन, डेटोनेशन के क्या क्या इफेक्ट है। एक तो नॉइज और रफनेस, मतलब नॉइज मतलब क्या, आवाज आती है, आवाज अपने को देखने के लिए मिलती है। मैकेनिकल डैमेज देखने के लिए मिलता है, डैमेज मतलब क्या, कोई भी मतलब प्रॉब्लम अपने को मिलती है। कार्बन डिपोजिट हो जाता है, मतलब कार्बन जम जाता है किसके ऊपर, पार्ट्स के ऊपर या पिस्टन के ऊपर। हीट ट्रांसफर में अपने को क्या है, तेजी देखने के लिए मिलती है। डिक्रीज इन पावर आउटपुट एंड एफिशिएंसी, दक्षता इसको अपने कहते हैं, दक्षता में अपने को कमी देखने के लिए मिलती है। पावर आउटपुट अपने को कमी देखने के लिए मिलती है। प्री इग्निशन के भी मतलब प्री इग्निशन का भी इसके ऊपर इफेक्ट होता है। कुछ भी नहीं है, समझ जाओगे, बहुत आसान आसान भाषा में ये भी समझा दिया। वैसे कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अरे क्या हो गया, ओके, आगे चलते हैं। एक चीज और भी है, नेक्स्ट मूव करना है 4-5 नंबर पे। ठीक है, कंट्रोल ऑफ डेटोनेशन की बात करें, डेटोनेशन में भी कंट्रोल और इवन स्टॉप बाय द फ्लोइंग मेथड, किन तरीकों से, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं, पढ़ लेना। आरपीएम इंक्रीज करके क्या होगा, एग्जामिनर सीधा सीधा पूछेगा निम्न में से किस कारण से डेटोनेशन को कम या रोका किया जा सकता है, तो वहां पर इंजन की स्पीड बढ़ाकर, रिटार्डिंग स्पार्क मतलब स्पार्क प्लग चेंज कर, रिड्यूसिंग प्रेशर इन द इनलेट मैनिफोल्ड बाय थ्रोटलिंग, मतलब जो इनलेट मैनिफोल्ड का प्रेशर कम करके, मेकिंग द रेशो टू रिच और टू लीन प्रेफरली लेटर, मतलब जो मिक्सर है उसको रिच या लीन करके, ये सब कारण है। आप पढ़ लेना, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पढ़ने के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों वालों को समझ आ जाएंगे। बस ध्यान रखना कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। अभी मैं आपको दो फोटो और लगाता हूँ, वो फोटो आपने खुद ने पढ़नी है, क्योंकि मैं आपको उससे आगे जब अपना ये सीआई पूरा हो जाएगा तब मैं आपको कुछ चीजें दे दूंगा, तो आप वहां से उस चीज को कंटिन्यू कर सकते हो। एक सेकंड रुक जाओ। मैं आपको, मैंने जो चार्ट के बारे में या जो डायग्राम के बारे में क्या है कि मैं आपको बता दूंगा 6 और 7 नंबर ना।
हाँ, ये आप पढ़ लेना। मैं आगे आपको इस चीज का एक मतलब गुरु मंत्र कह दो या मतलब एक ब्रह्मास्त्र कह दो इस चीज को, कि मैं आपको आगे बता दूंगा जहां से एग्जाम में आता है। जो बच्चा थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना चाहता है वो यहाँ से ये चीज पढ़ सकता है ना। एक सेकेंड, ये लो। ठीक है, आप इस चीज को आराम से पढ़ लेना। वैसे ही आपके काम की है, पर मैं आगे जो बताऊंगा आपको वो भी आपके काम में आएगा। इस चीज को आप मतलब एक बार नजर से देख लेना, एक बार देख जरूर लेना। मैं समय नहीं बर्बाद करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि यहां से जो चीजें आपसे पूछी जाएंगी वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, इसलिए मैं अभी इस चीज में समय नहीं बर्बाद करूंगा। तो ये डिस्कस किया अपन लोगों ने एसआई इंजन। अब अपने बात करते हैं कंबसन कंबसन फिनोमिनम ऑफ सीआई इंजन। ठीक है, कंबसन फिनोमिनम ऑफ सीआई इंजन। उसके अंदर भी क्या, स्टेज ऑफ नॉर्मल कंबसन, स्टेज ऑफ नॉर्मल कंबसन, स्टेज ऑफ नॉर्मल कंबसन। ओके सर, आगे चलते हैं। उसके बारे में जो स्टेज है उसके बारे में डिस्कस करूं तो सबसे पहले अपने को मिलेगा इग्निशियन डिले पीरियड। इग्निशियन डिले पीरियड वही सेम चीज होगी, बस थोड़ा सा शब्द अपने को चेंज करती है। प्री फ्लेम कंबसन भी कह देते हैं इसको। ठीक है, दो प्रकार का होता है। सबसे पहले तो फिजिकल डिले और सेकंड अपने पास होता है केमिकल डिले। देखने के लिए मिलता है, बिल्कुल आप इस बात को समझ जाओगे, मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही जगह घेर लिया, कोई बात नहीं। बी अपने को मिलता है अनकंट्रोल्ड कंबसन। अनकंट्रोल्ड कंबसन या रैपिड कंबसन भी इसको कह देते हैं। रैपिड कंबसन, जिस प्रकार से अपने को वहां पर प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम या इग्निशन लैग है, वैसे ही ये सब स्टेजेस है किसकी, सीआई इंजन की। इग्निशन डिले पीरियड जिसमें फिजिकल और केमिकल दो डिले होते हैं, उसमें क्या था, सिर्फ एक ही प्रकार का डिले था। वो किसका था, स्पार्क प्लग और फ्लेम डेवलपमेंट में जो जो लैग हो रहा था वो एक प्रकार से वो डिले पीरियड ही उसको कहा जाएगा। ठीक है, तो शब्दों की हेर फेर है यहां पर इन दोनों चीजों में, और कुछ नहीं है। दूसरा है कंट्रोल्ड कंबसन हो गया, और डी है अपना आफ्टर बर्निंग। डी क्या है अपने पास, आफ्टर बर्निंग है। ये चार चीजें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है, जो अपने काम में आती है सीआई इंजन के बारे में। ठीक है, स्टेजेस ध्यान में रखना, कौन कौन से स्टेज में ये चारों स्टेजेस आपको ध्यान होने चाहिए। फिजिकल और केमिकल डिले क्या होता है ये मैं आपको आगे अभी बताऊंगा। हो, बहुत गर्मी होगी, पंखा चला नहीं सकता, क्या ही करूं। आज इसको या तो मैं खुद सही करूंगा, पहली बात तो मैं खुद ही कोशिश करूंगा अभी पहले, और अगर ये ना सही हुआ ना तो फिर करवाऊंगा इसको सही। तो अरे यार, क्लास ही बहुत लंबी होगी अपना, मेरे को लगता है ये तो भी होगा ही नहीं। लंबा खींच लेंगे यार, करेंगे, पूरा करेंगे, फ्राइडे तक आपका पूरा करवाएंगे तो पूरा करेंगे, लंबा खींचेंगे आज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट करते हैं। अच्छा साहब, सबसे पहले अपनों ने क्या डिस्कस किया था, इग्निशियन डिले पीरियड। इग्निशियन डिले पीरियड वही सेम बात है क्या, जब फ्यूल को कंबशन चैम्बर में इंजेक्ट किया जाता है तो वह तुरंत नहीं जलता। यह बात आप सभी को समझनी चाहिए कि जब भी, अभी किसकी बात कर रहे हैं, डीजल इंजन की बात करें। एसआई इंजन भूल जाओ, एक बार के लिए अपना एक सेकंड के लिए मन शांत करो, एसआई इंजन भूल जाओ और सीआई इंजन के ऊपर शिफ्ट हो जाओ। सीआई इंजन के बारे में बात करें, जब फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है तो आपको पता है कि फ्यूल तुरंत नहीं जलेगा। इंजेक्शन और बर्निंग में कुछ समय लगेगा, और उसी को अपने क्या कहते हैं, डिले पीरियड कहते हैं। बड़े ही आसान भाषा में आपको ये चीज भी मैंने समझा दी। तो क्या जब फ्यूल को
इंजेक्ट किया जाता है तो वह तुरंत नहीं जलता। ठीक है, एक बात अभी क्या है, इंजेक्शन एंड बर्निंग में कुछ समय लगता है। कुछ समय क्या है, कुछ समय लगता है और उसे ही इग्निशन डिले पीरियड कहते हैं। डिले पीरियड कहते हैं, इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, जब फ्यूल को कंबशन चैम्बर में इंजेक्ट किया जाता है तो एयर के साथ फ्यूल को मिक्स करने में लगा समय को फिजिकल डिले कहते हैं। और सर्टेन प्री फ्लेम रिएक्शन स्टार्ट और कुछ समय बाद फ्यूल ऑटोमेटिक जलने लग जाता है, उसको अपने क्या कह देते हैं, केमिकल डिले कह देते हैं। अभी समझाता हूं। जब फ्यूल एयर के साथ मिक्स होगा उस चीज को तो अपने कहेंगे फिजिकल डिले। और जब मिक्स होने के बाद में मिक्स होने के बाद में फ्लेम जलने में जो समय लगेगा उसको अपने क्या कहेंगे, केमिकल डिले कहेंगे। इस बात को आप ध्यान में रख लेना। मैं बात करूं फिजिकल डिले, फ्यूल को एयर के साथ मिक्स होने में लगा समय, होने में लगने वाला समय और केमिकल डिले को क्या हो जाएगा कि फ्यूल के मिक्स होने और जलने में लगने वाले समय को अपने कहेंगे। फ्यूल के मिक्स होने के बाद जलने में या केमिकल रिएक्शन होके जलने में लगने वाला समय। बहुत आसान भाषा में लिखवा रहा हूं, समझा दिया, लिख मैंने आसान भाषा में दिया। इस बात को आप ध्यान में रखना। अच्छा, अब एक बात और समझिए आप थोड़ी सी, कि ये भी नहीं होना चाहिए कि जो डिले पीरियड है वो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाए, कि बहुत कुछ एक सेकंड लग रहे हैं उस चीज को मतलब जलने में। तो उस कारण से क्या होगा, एक तो इंजन रफली चलेगा और एक नॉकिंग अपने को बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। परंतु यह भी नहीं होना चाहिए कि डिले पीरियड बहुत ज्यादा कम हो। यदि बहुत ज्यादा कम होगा तो फ्यूल जो है वो एयर के साथ मिक्स ही नहीं हो पाएगा। तो दोनों चीजें अपने को ध्यान में रखनी है कि डिले पीरियड बहुत लंबा ना हो। यदि लंबा हो जाएगा डिले पीरियड, तब जो होगा इंजन रफली काम करेगा, बहुत ही ज्यादा रफ इंजन चलेगा। सेकंड मोस्ट अपने को नॉकिंग बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। और ये ना हो कि जो डिले पीरियड है बहुत ही ज्यादा कम हो। यदि वो कम होगा, कम होने के कारण क्या हो जाएगा कि जो एयर है वो फ्यूल के साथ, जो फ्यूल है या एयर है वो एक दूसरे का मिक्स नहीं हो पाएंगे और उससे पहले ही फ्यूल जल जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान में रख लेना। मैं बात करूं लॉन्गर डिले, है ना, लंबा। इस कारण से क्या होगा, रफ रनिंग होगी एंड नॉकिंग होगी। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। अच्छा, ठीक है। एक बात और लिखो, कुछ डिले पीरियड जरूरी होता है। कुछ डिले पीरियड जरूरी होता है क्योंकि एयर के साथ
फ्यूल ड्रॉपलेट्स अच्छे से मिक्स हो सके, इस बात को भी आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, अच्छे से क्या हो सके, मिक्स हो सके, इस बात को भी आप ध्यान में रख लेना। हाँ चलो देखते हैं आज कितना समय लगता है, पर इसको पूरा ही करेंगे। रह तो थोड़ा सी गया। ठीक है, ये था डिले पीरियड के बारे में अपनी डिस्कशन जो अपने कर चुके हैं। सेकंड मोस्ट जो अपने बात आती है, मैंने क्या 1 नंबर लगाया था, ए लगाया था, ये और देखना पड़ेगा, 1 नंबर लगाया था, कोई बात नहीं। बी सॉरी 2 नंबर की बात करूंगा मैं, ऊपर ले चलो, 2 नंबर की बात करूंगा, पीरियड ऑफ रैपिड कंबसन। ठीक है, मैंने लिख रखा इट इज द सेकंड स्टेज ऑफ द कंबसन इन सीआई इंजन। आप लोगों को ये बात ध्यान होनी चाहिए, मैंने पहले भी बताया किससे पहले और किसके बाद में और किसके मध्य है ये कंबसन होता है, ये स्टेज आती है, वो स्टेज आपको ध्यान होनी चाहिए। पीरियड ऑफ रैपिड कंबसन या इसको अपने अनकंट्रोल्ड कंबसन भी कहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि अपनों ने डिले पीरियड में क्या किया, डिले पीरियड के दौरान अपनों ने फ्यूल ड्रॉपलेट्स को इंजेक्टर में कंबसन चैम्बर में इंजेक्ट कर दिया। जैसे ही अपने उन्हें इंजेक्ट किया, डिले पीरियड हो गया, वो खत्म हो गया, आगे शिफ्ट हो रहे हैं अभी अपने। जैसे ही इंजेक्ट किया, बहुत ही रैपिड तरीके से, बहुत ही तीव्र तरीके से कंबसन होगा। कंबसन होगा तो इसी कारण से इसको क्या कहते हैं, अपने अनकंट्रोल्ड कंबसन कहते हैं। इसको अपने कंट्रोल नहीं कर पाते। जो अपनों ने प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम पढ़ा था वही चीजें होती है, पर इसमें वो प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम 2 हिस्सों में बढ़ चुका है जो एसआई इंजन में पढ़ा था, एक रैपिड कंबसन या अनकंट्रोल्ड, एक कंट्रोल्ड में। तो ये बात आप समझ पा रहे होगे कि वो कंबसन जिसको अपने कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत ही ज्यादा तीव्र तरीके से ये कंबसन होता है, और इसी को अपने क्या कहते हैं, रैपिड कंबसन कहते हैं। इस बात को आप समझ लेना। इसमें जो पूछा जाएगा सिर्फ आपसे स्टेजेस ही पूछे जाएंगे कि ये कब होता है, ये डिले पीरियड के खत्म होने और कंबसन के जो कंट्रोल्ड कंबसन है उसके मध्य में ये उत्पन्न होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। मैं बड़े आसान शब्दों में इस चीज को लिखने की कोशिश करता हूं। डिले पीरियड के दौरान फ्यूल ड्रॉपलेट्स को इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट किया कहाँ, कंबसन चैम्बर में। ये सब बातें आपको पता है। अभी ये चीजों की बातें, मतलब अपने पास अभी ये नहीं समझाने के लिए समय है कि कंबसन चैम्बर में कैसे होता है, वो सब बातें पता है। अब थोड़ा सा अपने आगे फॉरवर्ड हो चुके हैं, स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, वहां पर आपको ये बातें समझाने की जरूरत नहीं होगी कि कहां पर इंजेक्ट किया जाता है। ये सब बातें आपको पता होगा। डिले पीरियड के दौरान फ्यूल ड्रॉपलेट को इंजेक्ट किया जाता है बहुत अधिक, फ्यूल ड्रॉपलेट को बहुत अधिक मात्रा में, नहीं यहां छोड़ो इसको। कंबसन चैम्बर में इंजेक्ट किया जाता है जिस कारण सभी फ्यूल ड्रॉपलेट्स एक साथ बर्न होते हैं जिससे बहुत ही रैपिड कंबसन होता है। रैपिड मतलब तीव्र ना, कंबसन होता है। इस बात को भी आप क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। कब होता है मैंने लिख रखा है, वही चीज आपको पहले ही बता दी है। 2 जो स्टेजेज हैं वो आपको ध्यान में रखनी है।
आगे कुछ बातें हैं वो भी मैं लिख देता हूं। इसको अनकंट्रोल्ड कहते हैं, यही लिख देता हूं, अनकंट्रोल्ड कंबशन। ठीक है, क्यों कहते हैं अभी आपको समझ आ चुका है कि इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, इस कारण से इसको अब अनकंट्रोल कहते हैं, क्योंकि इस चीज पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे ही फ्यूल के ड्रॉपलेट्स कन गए, वैसे ही फ्यूल रैपिड बहुत तीव्र तरीके से वो जलना चालू हो जाएगा, और इस चीज को अपने अनकंट्रोल्ड कंबशन कह सकते हैं। ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या है, जो इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ बर्निंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, वही बातें मैंने आपको बताई हैं, इसको भी रहने दीजिए, मत लिखिए। एक बात ध्यान रखना, इस पीरियड के दौरान रेट ऑफ हीट रिलीज, मेरी फोटो आ रही होगी शायद, कोई बात नहीं, हीट रिलीज इज मैक्सिमम, है ना। ऑब्वियस ही बात है, जहां पर एकदम इतनी ज्यादा बर्निंग हो रही है, आग निकल रही है, वहां पर सबसे ज्यादा हीट रिलीज का रेट होगा, वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा हीट को रिलीज किया जाएगा। इस बात को आप समझ गए हो। आगे चलते हैं, तीसरे स्टेज के ऊपर मूव करते हैं फटाफट। तीसरा स्टेज क्या है, पीरियड ऑफ, नहीं इतना लंबा नहीं लिखूंगा मैं, कंट्रोल्ड कंबशन। कंट्रोल्ड कंबशन के बारे में डिस्कस करते हैं। कौन सी स्टेज है, तो तीसरी स्टेज है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे, कौन सी स्टेज पे की बात कर रहे हैं, अपने तीसरी स्टेज की बात कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द सेकंड स्टेज अपनी खत्म होगी, टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ही ज्यादा अधिक होते हैं, जिस कारण से मतलब थर्ड स्टेज में जो भी फ्यूल ड्रॉपलेट्स इंजेक्ट किए जाते हैं चैम्बर में एंटर होते ही क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, तथा फर्दर प्रेशराइज जो इंजेक्टर के द्वारा हो रहा है उसको अपने क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एक कंट्रोल वे में आ रहे हैं, वहां पर आप उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि पीछे बात करें अनकंट्रोल कंबशन की, तो वहां पर उस चीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता कि एक समय अंतराल के बाद में अपने इंजेक्टर को भी बंद कर सकते हैं, जहां पर अपने को एक कंट्रोल कंबशन देखने के लिए मिल पाए। मैं लिख देता हूं, कुछ भी इसमें भी समझने वाली बात नहीं है, मैं लिख देता हूं, एट द क्या हो जा रहा है, एंड ऑफ सेकेंड स्टेज टेम्परेचर एंड प्रेशर, ताप व दाब बहुत उच्च होते हैं, हाई होता है, जिससे थर्ड स्टेज में जो फ्यूल ड्रॉपलेट इंजेक्ट किए जाते हैं, तो वह चैम्बर में एंटर होते ही, मेरी थोड़ी राइटिंग आजकल गंदी हो रखी है, होते ही बर्न हो जाते हैं, तथा फर्दर प्रेशराइज को इंजेक्शन रेट, दर जिसे अपने कहते हैं, रेट मतलब क्या, दर, इंजेक्शन दर के द्वारा कंट्रोल्ड किया जा सकता है, किया जा सकता है। इस बात को भी अपने क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं कि थर्ड स्टेज में जैसे ही कोई फ्यूल ड्रॉपलेट्स आएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर हाई होता है, क्योंकि ये नहीं है कि अपने जो एकदम रैपिड हो गया,
कंबसन चल रहा है, सेकंड और थर्ड स्टेज दोनों के दोनों कंबसन ही है। प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम जो उन्होंने पढ़ा था वैसा कुछ ही है, परंतु एक इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक अनकंट्रोल्ड एक कंट्रोल। जहां पर अनकंट्रोल्ड है वहां पर एक बहुत ही ज्यादा तीव्र तरीके से कंबसन देखने के लिए मिलेगा। कंट्रोल्ड में क्या है, जो बाद में जो हल्का फुल्का अपने इंजेक्टर के द्वारा फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है वो अपने को देखने के लिए मिलता है। इतनी बात भी आप समझ गए होंगे, याद रखने की इसमें कुछ भी बात नहीं है, सीधी सी बात बताऊंगा आपको। तो आगे मैं बात करता हूं आफ्टर बर्निंग के बारे में, और उसके बाद में नहीं, उसके बाद में रेटिंग ऑफ सीआई इंजन ही अपने चल रहा है। समय अपने पास है, समय की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए अपने को, ना ही आप लोगों को, ना ही मेरे को। मेरे पास बहुत समय है, वैसे आप लोग जल्दी कर रहे हो, क्योंकि देखो इसके बाद में मैं आराम से चलूंगा बहुत ही ज्यादा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए जल्दबाजी कर रहा हूं कि आप लोगों को ये ना लगे कि हमारा सिलेबस नहीं पूरा होगा। आपको मैंने कह दिया ऑटोमोबाइल आपका यदि 2 मंथ में हो जाएगा तो अपने लिए 2 मंथ में हो जाएगा। आप खुद सोचिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा, क्या ही लिख रहा हूं मैं, जब नोटिफिकेशन आएगा अपना, ठीक है, तो नोटिफिकेशन आने के 1 मंथ तक तो अपने को समय मिलेगा फॉर्म फिल का, और मिनिमम मिनिमम नहीं तो 2 मंथ का समय अपने को मिलेगा प्रिपरेशन का। तो ये दो मंथ का समय तो मैं आपसे मांग रहा हूं, और अभी तक कोई चांसेस नहीं है। वैसे ये बात आप ध्यान रखना, नोटिफिकेशन कभी भी निकाल सकते हैं, इस बात को आप ध्यान में रख लेना। तो अपने पास समय है, समय की कोई भी कमी नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। आफ्टर बर्निंग क्या होता है, आफ्टर बर्निंग को जब अपने आज ये हो गया, कल अपने रेटिंग ऑफ इंजन पढ़ेंगे, एसआई और सीआई इंजन, देन उसके बाद में अपने एमिशन चालू करेंगे ना, तो एमिशन में आप आफ्टर बर्निंग को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि किस प्रकार से हाइड्रोकार्बन्स वगैरह, जो अनबर्न हाइड्रोकार्बन है, जो जल नहीं पाते, कोई ऐसे पार्टिकल्स हैं, वो किस प्रकार से पोल्यूशन करते हैं, वो सब आफ्टर बर्निंग में आता है। फ्यूल इंजेक्शन प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद कंबशन नहीं रुकता है, क्योंकि कंबशन चैम्बर में अनबर्न पार्टिकल, फ्यूल पार्टिकल, सॉरी अनबर्न मतलब वैसे पार्टिकल, मैं आपको लिख देता हूं, पहले लिख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा समझने वाली बात है। फ्यूल इंजेक्शन अनबर्न पार्टिकल का ध्यान में रखना कि एग्जॉस्ट गैसेज में भी जो पार्टिकल जल नहीं पाते ना, जब वो एग्जॉस्ट निकलता है तब वो जो पार्टिकल्स है उससे अपना क्या है, पोल्यूशन उत्पन्न होता है। ये बात भी आप ध्यान में रखोगे। फ्यूल इंजेक्शन प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद भी कंबशन नहीं रुकता है, कंबशन नहीं रुकता है। क्यों नहीं रुकता है उसकी बात करते हैं अभी। क्योंकि किस कारण से नहीं, क्योंकि चैम्बर में अनबर्न व पार्सली बर्न फ्यूल पार्टिकल रह जाते हैं जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलना स्टार्ट कर देते हैं। तो यह प्रोसेस कुछ समय तक चलती है, ठीक है। नॉर्मल फैक्ट कुछ भी नहीं है, इसमें भी मेरे को समझाने वाली बात नहीं है। आपको हिंदी पढ़नी नहीं आती है, मैंने हिंदी में लिखा है, वही बातें लिखी हैं जो आपको समझ आ जाए कि कुछ एक कण जो है फ्यूल के, वो क्या है, आधे जले हुए या बिल्कुल भी नहीं जलते, वो रह जाते हैं। और जैसे ही एग्जॉस्ट चालू होता है, ठीक है, और उससे ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ये जो पार्टिकल्स है वो क्या है, जलना स्टार्ट कर देते हैं। इतनी बात ध्यान में रखना। एक बात और लिखता हूं, 3 से
5% तक 5% ऑफ हीट गोज एज अनबर्न फ्यूल बर्न फ्यूल इन एग्जॉस्ट। मतलब 3 से 4% जो है 100% का वो क्या है, जो पार्टिकल जलते नहीं है वो क्या एग्जॉस्ट से निकल जाते हैं। ये बात मैंने पहले आपको बता दी है। ये था अपना चौथा पॉइंट जो अपनों ने पूरा कर लिया है। बड़े ही अच्छे तरीके से अपने चल रहा है, कुछ ज्यादा समय भी नहीं हुआ, 1 घंटा 5 मिनट हुए हैं, तो कोई वो समय भी ज्यादा अंतराल नहीं है। आगे मैं बात करूं एबनॉर्मल कंबशन इन सीआई इंजन, जो मेन पॉइंट है। उसके बाद में क्या एबनॉर्मल कंबशन इन सीआई इंजन क्या कुछ है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो एकमात्र ही है, क्या होता है, डीजल नोक, है ना। डीजल नोकिंग या नोक अपने को देखने के लिए मिलता है, इस बात को ध्यान में रखना। एकमात्र, है ना, एकमात्र अपने को एबनॉर्मलिटी देखने के लिए मिलती है, वो क्या है, डीजल नोक। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें प्री इग्निशन वगैरह की तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी अपने को। क्यों? क्योंकि उसमें फ्यूल ही नहीं दे रहे हैं अपने सिलेंडर में, तो प्री इग्निशन किस चीज का है। और डीजल नोक सेम है, सेम होता है नोकिंग व डेटोनेशन की तरह। इतनी बात आप समझ गए। एबनॉर्मलिटी क्या है, डीजल नोक है एकमात्र, और ये क्या है, सेम ही चीज है जो अपने क्या होता है नोकिंग और डेटोनेशन में अपने को देखने के लिए मिलती है। अब मैं बात करता हूं, वैसे इसमें एक लाइन में लिख रखी है, डीजल ऑयल में 1% इथाइल नाइट्रेट मिलाने से नोकिंग कम हो जाती है। ये मैं आपको कल बताऊंगा, कल अपने इस चीज के बारे में बात करूंगा। अब मैं डिस्कस, वो आपको एक पॉइंट बताया था ना, ये पॉइंट पढ़ लेना बस। ये यदि आपने पढ़ दिया तो आपका बेड़ा पार है, इतनी बात ध्यान में रख लेना। यदि ये आपने पढ़ लिया तो आप तर जाओगे। हर एक पॉइंट के ऊपर ध्यान रखना, हिंदी वाले भी हाई को, लो को, कम को, ज्यादा को, ये सब समझ सकेंगे। स्मॉल मतलब छोटा, लार्ज मतलब बड़ा, ठीक है, ठीक है सर। अभी देखो बात क्या कर रहा हूं, क्रेस्टस्टिक मतलब ऐसा गुण जो कम करेंगे डेटोनेशन और नोकिंग को। फॉर एग्जाम्पल, यदि अपने क्या करेंगे, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल को यदि बढ़ा देंगे तो डेटोनेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसमें, एसआई इंजन के अंदर। और यदि सेल्फ इग्निशन ऑफ फ्यूल सीआई इंजन, डीजल इंजन के अंदर कम हो जाएंगे तो नोकिंग क्या होगी, कम होगी। इस बात को ध्यान में रख लेना। इग्निशन डिले को यदि अपने बढ़ा देंगे तो नोकिंग कम होगी, और यहां पर यदि घटा देंगे तो नोकिंग कम होगी। इस बात को ध्यान में रखना। यदि कंप्रेशन रेशो को कम करेंगे तो नोकिंग कम होगी। किसमें, एसआई इंजन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ना, ये पूछा जाएगा, मैं 100% कहता हूं। एक एक एमसीक्यूज आपको यहां से फिक्स है, एक एमसीक्यूज फिक्स है। इन सभी 8 पॉइंटों में से एक एमसीक्यूज फिक्स ही है, इस बात को ध्यान में रखना। यदि अपने एसए इंजन का सिलेंडर का साइज कम कर देंगे तो नोकिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सीआई इंजन का साइज ज्यादा कर देंगे, नोकिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और सॉरी कम हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखना। यदि अपने इंजन की स्पीड को उच्च करेंगे, पेट्रोल इंजन की स्पीड को ज्यादा करेंगे, नोकिंग कम होगी, कम करेंगे नोकिंग ज्यादा होगी। उसी प्रकार से डीजल इंजन में कम करेंगे, नोकिंग कम होगी। तो आराम से पढ़ना, 1-2 दिन लगा देना इन सभी चीजों में। और ये ब्रह्मास्त्र है, ये मैं पक्का कह रहा हूं। अगर बाकी सब चीजों को छोड़ दे, एक प्रश्न आपको इनमें से देखने के लिए पक्का मिलेगा। इस बात को ध्यान में रख लेना। ये चीज आपको बहुत ही कम लोग बताएंगे, पर आपको जो बता दिया वो चीज आप गौर से रखना। ये भी, ये ध्यान में रख लेना यार, ये ना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है।
आई होप मजा आया होगा आज की क्लास, आपको देखकर कुछ समझ आया होगा, अच्छी चीजें चल रही हैं, अच्छी पॉइंटों पे बात कर रहे हैं। अच्छा मैं बात करूं यदि आप लोगों से हाइलाइटर कैन, यहां तक का सिलेबस आपका पूरा करवा दिया मैंने अभी तक, बिल्कुल हाँ बिल्कुल करवा दिया, यहां तक का सिलेबस आपका पूरा हो चुका है। परफॉर्मेंस पैरामीटर कंप्लीट हो गया, डायनामोमीटर और मोरेस टेस्ट आपको कह दिया एमसीक्यूज लगाना दबाकर, और कुछ भी नहीं है। एफिशिएंसीज मैंने पूरी करवा दी हैं, हीट बैलेंस सीट मैंने पूरा करवा दिया, कंबशन फिनोमिना ऑफ एसआई इंजन करवा दिया, प्री इग्निशन और नोकिंग डेटोनेशन फिनोमिना भी मैंने आपको करवा दिया, दोनों इंजन के बारे में बता दिया, प्री इग्निशन क्या होता है वो बता दिया, सॉरी कंबशन चैम्बर सॉरी कंबशन फिनोमिना भी बता दिया, एसआई सीआई इंजन का दोनों का। अब अगर अपने बात करें तो अब कल अपने बात करेंगे ऑक्टेन और सिटेन रेटिंग के बारे में, जो मात्र 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, वो भी ज्यादा बता दिया, आराम से बातें करेंगे कल के दिन। आज मतलब समझ लो कि आज आपको ज्यादा पढ़ा दिया, कल आपको थोड़ा सा कम पढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और मेजरमेंट ऑफ एग्जॉस्ट स्मोक, एग्जॉस्ट एमिशन, मेरे को ना स्मोक मीटर अभी तक मिला नहीं है, मेरे को लगता है ये टॉपिक भी मैं आपको बाद में करवाऊंगा। कौन सा स्मोक मीटर वाला, मुझे ये थोड़ा सा ना, जो ये मेजरमेंट ऑफ एग्जॉस्ट स्मोक है, इसमें स्मोक मीटर है और मुझे वो कहीं भी नहीं मिल रहा। मेरे पास 3-4 बुक्स है, मैंने उसमें से भी पढ़ा, मैंने इंटरनेट पे भी ढूंढने की कोशिश किया, तो मुझे मिल नहीं रहा। तो आई होप मुझे ये इसमें ये और बीएस, ये जो भारत स्टेज वाला, ये चारों पॉइंट है, ये अपने को छोड़ते हुए चलेंगे और ये एंड में करेंगे। आपको करवा सभी कुछ दूंगा, मुझे एक एक पॉइंट याद है मैंने आपको क्या करवाया क्या नहीं करवाया है। यहाँ पर मैंने आपके लिए क्या छोड़ा था, यहाँ पर मैंने आपके लिए पास कर लो छोड़ा है, पास कर लो सिर्फ एमसीक्यू से पूरा हो जाएगा। सस्पेंशन सिस्टम छोड़ा है जो आपने नीचे ऑटोमोबाइल में पूरा हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको फ्यूल छोड़ा है इसके अंदर, और इसके अंदर अपने स्मोक मीटर, जो मेजरमेंट ऑफ एग्जॉस्ट स्मोक है, इसमें स्मोक मीटर यूज होता है, वो अपने छोड़ते हुए चलेंगे। या हो सकता है कि अभी 1-2 दिन है तो मैं रिसर्च करूंगा, मुझे जहां तक पॉसिबल हो सके मैं कोशिश करूंगा, अदरवाइज नहीं मिला तो एक बार छोड़ देंगे, क्योंकि आगे चलना जरूरी है, इसी पे नहीं फंसेंगे अपने। और बीएस जो भारत स्टेज है उसके ऊपर भी अपने बाद में डिस्कस करेंगे। इतनी बात होगी है, अच्छा लगी है क्लास, मेरे को पता है आप सभी को आज अच्छे मजे आए होंगे, सभी ने आराम से समझा है, आराम से अपने ने इन सब चीजों की है। मुझे ये है कि मैं आपको पहले ये टॉपिक पूरा करवा दूं, ये टॉपिक पूरा होते ही फिर अपने को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये टॉपिक पूरा होते सारी ना, फिर अब मेरे माइंड से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा कि हाँ अब मेरे पास इतना समय है, जितने दिन एक्स्ट्रा मिलते जाएंगे उतना समय आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, एमसीक्यूज के लिए आपको ऐड ऑन होता जाएगा। 1 मंथ आपके पास कन्फर्म है कि ये टॉपिक होने के बाद में 1 मंथ आपको मैं कन्फर्म एमसीक्यूज के लिए दे दूंगा। 1 मंथ यदि आप एमसीक्यूज कर लेते हो, देखो मेरा टारगेट, मेरा एंड में टारगेट है, पर्सनली टारगेट ये है कि अपन क्या करना है, इतनी कोशिश करनी है कि 1 मंथ, इतनी अपनों ने कोशिश करनी है कि 1 मंथ के अंदर अंदर, मतलब सॉरी लास्ट के 1 मंथ में अपने को सिर्फ एमसीक्यूज करने हैं, जहां से जो भी टॉपिक अपने को उठा के मिलेगा उसके एमसीक्यूज ही लगाने हैं और कुछ भी नहीं करना। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से अपनी क्लासेस चल रही हैं। यहीं पर क्लास एंड करते हैं, काफी लंबी हो चुकी है। अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। एजीवी स्टडी ऑफिशियल नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, ज्वाइन कीजिए, नंबर आप सभी के पास है ही सही। कॉल आते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक यार वो, हाँ सच, 1 सेकंड और बात करते हैं। वो अच्छा मैंने फोटो ही नहीं की है, कोई बात नहीं, फोटो अपनी चलती रहती है। आप सभी स्टार्टिंग से जुड़े हुए बच्चे हैं तो आपको पता ही है क्या करना है। तो वो भी एक, पता नहीं आवाज लगा रहा है कोई, हाँ तो अभी वो कल परसों की बात है, ग्रुप में मैसेज आया था किसी दोस्त का, तो वो कोई चैनल का, और दोस्त का क्या आप लोगों का, तो वो कोई दोस्त था यूट्यूब पे जिन्होंने मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर के लिए ये कहा था कि सर 12वीं के लिए वैकेंसी है। बहुत मजाक उड़ाया, मैं कहता हूँ, मेरे को इतनी हंसी आई, मैं इतना हंसा ना अपने कमरे में बैठ के, यार मैं कहा यार ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनको यही नहीं नॉलेज है कि किस वैकेंसी के लिए अपने को कितनी, कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए। वो बंदा कह रहा है, कहता
देखना आप अपने वो जो दूसरा ग्रुप है इजी वे स्टडी टॉक के नाम से, तो उसमें पढ़ा है। तो काफी मजाक भी उड़ाया था आप लोगों ने, नाम नहीं लेंगे, मैंने नाम मेरे को पता भी नहीं और लूंगा भी नहीं, मेरे को ध्यान भी नहीं है। तो वो क्या कहते, वो कहते कि जो बच्चे को एसआई में कॉन्फिडेंस नहीं है राजस्थान पुलिस के, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनको अभी एक और सुनहरा मौका मिलने जा रहा है। पहले आपको परिवहन विभाग में एसआई की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। पहले ये जो वैकेंसी थी वो वैकेंसी 12वीं बेस थी, पर अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो वैकेंसी है वो ग्रेजुएशन बेस हो जाएगी। मैंने भी कमेंट किया, मैंने उनको कहा, मैंने क्या करा, गुरुजी महाराज मैं क्या यार, आप थोड़ी से ना अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए यार, ये नहीं है कि आप बच्चों को थोड़ा गलत रास्ते पे डाल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और भी बहुत बच्चों का है कि सर ये टेक्निकल का है, ये सिलेबस है, आप कहाँ से, आपको मतलब कहाँ से किया है, कौन से नशे कर रखे हैं आपने, तो ऐसी सब बातें हैं। तो अच्छा लगता है यार, ऐसी चीजें होती है तो थोड़ा मतलब मनोरंजन सा हो जाता है। चलिए सेशन एंड करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।